आप सभी को नमस्कार। मैं हंसराज परिहार। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसा कि हम इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान सेल्स के भीतर खाद्य पदार्थों का यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 पानी और एनर्जी बनते हैं और ये एनर्जी हमारे शरीर के काम आती है। और जो CO2 बनती है वो एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म के अंतर्गत दो स्टेप होते हैं मुख्यतः। एक बार इंस्पिरेशन होता है, एक बार एक्सपायरेशन होता है। यानी जब हम वायुमंडल की वायु को हम ग्रहण करते हैं वो इंस्पिरेशन है, और जब CO2 को बाहर निकालते हैं तो एक्सपायरेशन है। इस प्रकार इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म के द्वारा वायु है वो जो ऑक्सीजन है वो शरीर में पहुंचती है और CO2 है वो बाहर निकलती है। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन इन दोनों स्टेप के बीच में ही गैसों का एक्सचेंज होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये किस तरह से होता है और किन किन के मध्य होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। यानी गैस एक्सचेंज जो होता है तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन तो क्या है कि लंग्स में जाती है या कहीं वायुकोश में पहुंचती है और CO2 वहां से बाहर निकलती है, शरीर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और सेल के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो सेल में ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया पूरी होती है और वहां पर CO2 बनता है, उसे फिर बाहर निकाल दिया जाता है। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ दिखाया गया है। नेजल कैविटी से होती हुई ऑक्सीजन है वो शरीर में प्रवेश करती है, फिर फेरिंग्स है, लेरिंग्स है और ये ट्रेकिया आ जाता है। और उसके बाद में आगे चलकर ये ब्रोंकियाई है जो कि दोनों लंग्स में प्रवेश करती है। ये लंग्स हो गया, इधर ये भी लंग्स है और लंग्स में फिर ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं और लास्ट में एल्वियोलाई या वायुकोश, यानी दोनों लंग्स में अनेक असंख्य एल्वियोलाई या वायुकोश पाए जाते हैं और लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें संरचनाएं, अनेक प्रकार की संरचनाएं हैं जो कि रेस्पिरेशन में सहायक होती है। इस चित्र के द्वारा आप देखिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कैसे संपन्न होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो वायुमंडल की जो वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, वो रेस्पिरेटरी मार्ग के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है यानी लंग्स में प्रवेश करती है। नेजल कैविटी से होती हुई ऑक्सीजन है वो फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रेकिया से होती हुई लंग्स में जाती है और लंग्स में ऑक्सीजन है वो इस तरह के फेफड़ों में असंख्य वायुकोश होते हैं, ऑक्सीजन वायुकोश में पहुंच जाती है। वायुकोश के चारों तरफ जो कैपिलरी होती है या वायुकोश के चारों तरफ जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन अब क्या होगी कि ऑक्सीजन वायुकोश से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन है वो ब्लड में ट्रांसफर होती है और ऑक्सीजन यहाँ ब्लड से होती हुई जो ऑक्सीजन है अब आगे चलकर हीमोग्लोबिन के साथ में ट्रांसपोर्ट होती है, वहां से ऑक्सीजन सेल्स में, टिश्यू में पहुंचती है और सेल्स में जाने के बाद में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में भाग लेती है जिससे कि CO2 पानी और एनर्जी बनती है। और जो CO2 बनती है ये CO2 बाद में सेल से ब्लड में आ जाती है, ब्लड से वापस जो CO2 है वो वायुकोश में पहुंच जाती है। इस तरह से यहाँ से एल्वियोलाई यानी लंग्स में जाने के बाद में CO2 जो है एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह से ये जो वायु का जो मार्ग है, एयर का जो वेज है, देखिए वायुकोश से ऑक्सीजन है वो ब्लड में जा रही है कैपिलरी में और यहाँ से होती हुई ऑक्सीजन है वो सेल में जाती है। सेल में फिर यहाँ पर फिर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिससे कि पानी के साथ, ऊर्जा के साथ CO2 बनती है। ये CO2 सेल से बाहर ब्लड में आ जाती है। अब ब्लड से फिर ये CO2 वापस वायुकोश में पहुंचती है जहां से एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज,
यानी गैसों का विनिमय कहाँ कहाँ होता है। एक तो आप यहाँ देखिए, यानी गैसों का जो एक्सचेंज है, गैसों का जो विनिमय है, ये इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों स्टेप के बीच में होता है। यानी गैसों का जो आदान प्रदान है, गैसेस कौन सी यहाँ पर, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दो गैसेस हैं, O2 और CO2। अब इनका एक्सचेंज होना है, इनका एक्सचेंज कहाँ होगा, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के बीच में होगा। किन किन के मध्य होगा, ये देखिए आप, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ देखिए आप, इन गैसों का एक्सचेंज है वो वायुकोश और वायुकोश के चारों तरफ पाया जाने वाला, यानी एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद में ब्लड और सेल्स के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। ये जो स्टेप है यहाँ वाला, यानी वायुकोश से O2 का ब्लड में जाना या ब्लड से CO2 का एल्वियोलाई आना, वायुकोश में आना, ये आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत। और ब्लड से ऑक्सीजन का सेल में जाना और सेल से CO2 का ब्लड में आना, ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड से सेल में जाती है, सेल के भीतर संपन्न होने वाला जो ऑक्सीडेशन है, ये बाद में आता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत, यानी ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, और एक सेल के भीतर जो ऑक्सीडेशन चल रहा है, जहाँ पर शुगर का ऑक्सीकरण हो रहा है, वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। गैस एक्सचेंज कहाँ हुई, एक तो होती है एल्वियोलाई और ब्लड के मध्य, ये गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद में गैस एक्सचेंज होती है ब्लड और सेल्स के बीच, ये इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान यहाँ गैस एक्सचेंज हो रहा है। इस तरह से हमने ये यहाँ पर ये समझ लिया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो एल्वियोलाई और ब्लड के मध्य तथा ब्लड और सेल्स के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों स्टेप के बीच में होता है। ये इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, किस तरह से डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिब्स वगैरह है वो टूटती है बाहर की ओर, और बक्षीय गुहा का आकार बढ़ता है और वायु अंदर आ जाती है, इंस्पिरेशन हो जाता है, और ये एक्टिव प्रोसेस है। और वापस जब निष्क्रिय अवस्था में आते हैं सारे, पुनः ये डायफ्राम और रिब्स पुनः अपनी अवस्था में आते हैं, तो और जो डायफ्राम है वो डोम शेप्ड हो जाता है, गुंबद के आकार का हो जाता है, तो लंग्स पर जोर पड़ता है और लंग्स में भरी हुई वायु बाहर निकल दी जाती है, इसे हम एक्सपायरेशन बोलेंगे। इस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इन दोनों स्टेप के मध्य गैसों का एक्सचेंज होता है। इसमें देखिए आप, जब ऑक्सीजन हम वायुमंडल से ऑक्सीजन हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, वो लंग्स में आती है, लंग्स से वो ब्लड में पहुंचती है, और ब्लड चूंकि सर्कुलेशन के द्वारा पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में पहुंचता है, जहाँ पर सेल्स में जब ऑक्सीजन जाती है तो वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिससे कि CO2 बनती है, और वो CO2 बाद में पुनः ब्लड की सहायता से वापस लंग्स में पहुंचती है, लंग्स से फिर बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह से ये एक वायु का मार्ग हो गया, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर आती है और किस तरह से CO2 बाद में बाहर निकाल दी जाती है। इस चित्र में आप देखिए, ऑक्सीजन है वो लंग्स में पहुंचती है, लंग्स से फिर ऑक्सीजन ब्लड से होती हुई सेल्स में जाती है, सेल्स और टिश्यू में सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, कोशिकीय शोषण के द्वारा पानी ऊर्जा के साथ साथ CO2 बनता है, और वो CO2 वापस सेल से ब्लड में आता है, ब्लड से फिर लंग्स एल्वियोलाई से होता हुआ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो गैसों का जो एक्सचेंज है वो वायुकोश, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले ब्लड के बीच में गैसों का एक्सचेंज है वो होता है। ये वायुकोश का चित्र देखिए आप, ये एल्वियोलाई है। इस तरह से लंग्स में असंख्य वायुकोश पाए जाते हैं, और इन वायुकोश और इनके चारों तरफ पाए जाने वाले जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनमें पाए जाने वाले ब्लड के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। यहाँ देखिए वायुकोश एल्वियोलाई को दिखाया गया है कि ऑक्सीजन है वो वायुकोश से ब्लड में ट्रांसफर होती है, और ब्लड से फिर ये सेल में जाएगी, सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और वहां से CO2 आ जाएगी ब्लड में। इस तरह से ब्लड की जो CO2 है वो वायुकोश में या एल्वियोलाई में ट्रांसफर होगी, जहाँ से वो वायुकोश से
आगे फिर लंग्स की सहायता से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। इस चित्र में एक बार फिर से देखिए आप, ऑक्सीजन है वो वायु कोश से होती हुई ब्लड में आ रही है, और CO2 है वो ब्लड से होती हुई वायु कोश और वायु कोश से फिर शरीर से बाहर निकाली जा रही है। इस चित्र में आप देखिए कि जब ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की सहायता से जब लंग्स और वायु कोश में जब प्रवेश करती है, तो ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, और ब्लड से फिर आगे ये सेल में जाती है। सेल में CO2 बनती है, वो CO2 वापस ब्लड में आ जाती है, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो RBC या कहीं हीमोग्लोबिन की सहायता से ट्रांसपोर्ट होती है, और जो CO2 ब्लड में आती है सेल से, वो CO2 फिर वापस ब्लड से वायु कोश में आती है, और वायु कोश से वो बाहर निकाल दी जाती है। गैस एक्सचेंज की हम बात करें, जैसा कि हमने देखा कि गैसों का जो आदान प्रदान है वो एल्वियोलाई और ब्लड के मध्य होता है, और यहाँ ये किस तरह से होता है इसके बारे में यदि हम देखें तो होता क्या है कि वायुमंडल में वायु जो होती है वो मिश्रित अवस्था में होती है, मिश्रण होता है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, और गैसों का एक्सचेंज इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों स्टेप के बीच में होता है, और गैसें सदैव उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गति करती है। यानी गैसेज सदैव उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की तरफ गति करती है। यहाँ आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर क्या होता है मैं बताऊं आपको। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब गैसों का मिश्रण होता है, उस गैसों के मिश्रण में प्रत्येक गैस के द्वारा डाला गया जो दाब है वो उस गैस का आंशिक दाब होता है। यानी गैसेज का जो मिश्रण है, उस मिश्रण में प्रत्येक गैस के द्वारा डाला गया जो प्रेशर है, जो दाब है, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब कहलाता है। और ब्लड के अंदर जो गैसेज का जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, उसे टेंशन या तनाव के रूप में लिखा जाता है। यानी गैसों का जो आंशिक दाब होता है उसे रक्त में, ब्लड में टेंशन या तनाव के रूप में लिखा जाता है। यहाँ गैसों का जो एक्सचेंज है वो वायुकोश और वायुकोश के चारों तरफ पाए जाने वाले ब्लड के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। यहाँ प्रेशर की बात करें, तनाव की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि गैसें सदैव उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गति करती है, और जो गैसों का जो प्रेशर है वो ब्लड में हम उसे तनाव के रूप में उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ जैसा कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का तनाव होता है 107 mmHg, इसका मतलब हुआ यानी जो एल्वियोलाई है, जो वायु कोश है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इंस्पायरेशन के द्वारा ऑक्सीजन शरीर में आई है, उस समय वायु कोश में ऑक्सीजन का तनाव, तनाव का मैंने अभी आपको बताया कि जो गैसों का प्रेशर है उसे ब्लड में हम तनाव के रूप में, टेंशन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर एल्वियोलाई या वायु कोश में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो तनाव है वो 107 mmHg होता है, और उसके चारों तरफ पाए जाने वाला जो ब्लड है, उस ब्लड में ऑक्सीजन एल्वियोलाई की तुलना में कम होने के कारण वहां ब्लड में ऑक्सीजन का तनाव कम होता है, वो होता है 40 mmHg। यानी एल्वियोलाई में 107 mmHg है और ब्लड में 40 mmHg। ये ऑक्सीजन का टेंशन या तनाव है। यहाँ पर 67 mmHg का अंतर होने के कारण, यानी 67 mmHg का जो प्रेशर है या टेंशन है, उतना अंतर होने के कारण जो ऑक्सीजन होती है वो वायु कोश से कहाँ जाती है, वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है। पहले वाले चित्र में हम यही देख रहे हैं, ये जो एल्वियोलाई है इसमें ऑक्सीजन का तनाव जो 107 mmHg है, और यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन का तनाव है 40 mmHg। यहाँ 107 और यहाँ 107 और यहाँ 40, अतः अंतर कितना हो गया, 67 का हो गया। यहाँ 107 है, यहाँ 40 है, और गैसें सदैव उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गति करती है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑक्सीजन की टेंशन की, CO2 की नहीं बात कर रहा, CO2 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑक्सीजन के टेंशन की बात कर रहा हूँ। यानी जो ऑक्सीजन है उसका जो तनाव है यहाँ 107 है, यहाँ 40 है, इस कारण ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ जाती है, ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक उसी समय एल्वियोलाई में CO2 का जो तनाव है वो 36 mmHg है, और ब्लड में
CO2 का तनाव है 46 mmHg, यानी यहाँ पर CO2 का तनाव कितना है 36 है, ब्लड में कितना है 46 है, क्योंकि ब्लड में CO2 कहाँ से आई है, सेल्स से आ जाती है, सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन से CO2 बनती है, वो ब्लड में आ जाती है। इस कारण CO2 का जो तनाव है वो यहाँ तो कितना है 36 mmHg और यहाँ है 46। गैसेस उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गति करती है, यहाँ 36 यहाँ 46। इस कारण CO2 जो है वो ब्लड से कहाँ एल्वियोलाई में ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह से गैसों का जो विनिमय है वो वायुकोश और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन का 160-40 के कारण यहाँ एक्सचेंज हो गया और CO2 का 36-46 के द्वारा यहाँ से यहाँ ब्लड से एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है सॉरी CO2 है उसका यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन के समय जब ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों का जो एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इस तरह से जब सेल एल्वियोलाई से जब ऑक्सीजन वायुकोश से ब्लड में पहुंचती है और ब्लड से ऑक्सीजन जब सेल में पहुंचती है तो वहां पर CO2 यानी वहां पर शुगर का जो ऑक्सीडेशन होता है CO2 बनती है, वो CO2 पुनः ब्लड में आ जाती है, ब्लड से फिर शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दो गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। और ये जो गैसों का एक्सचेंज है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इन दोनों के बीच में होता है। और गैसों का जो विनिमय है वो वायुकोश और वायुकोश के चारों तरफ पाए जाने वाले ब्लड के मध्य होता है। और ये जो गैसों का एक्सचेंज है इसमें गैसें सदैव उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गति करती है। इस कारण वायुकोश से ऑक्सीजन जो है वो तो ब्लड में चली जाती है और ब्लड से CO2 है वो वायुकोश में आ जाती है। थैंक यू।